मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार ही असल अधिकार है अपना। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंद्राणी जीएस एकेडमी पे। बीपीएससी घटना चक्र का सीरीज कर रहे थे हम लोग, जिसमें बीपीएससी में आज तक के पूछे हुए सारे सवाल को हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे। पहले एंशिएंट इंडिया, फिर मिडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। आज ये हमारी तीसरी क्लास होगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने 1857 की क्रांति को पढ़ा। कहां, किसने, क्या, कैसे, कब, कैसे हुआ आंदोलन। उसके बाद अन्य जन आंदोलन भी कहां कहां हुआ। आपको मोपला विद्रोह कहां हुआ, रामोसी विद्रोह कहां हुआ, कूका चुआर विद्रोह, ये सब कहां हुआ, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो आधुनिक भारत में शिक्षा का इतिहास, शिक्षा का विकास है, और यहां से हम लोग आगे चलेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि 7 दिन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, लेकिन 7 दिन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कंप्लीट करना। उसका रीजन ये है कि एक दिन में 2 वीडियो डालने से मतलब एल्गोरिदम बैठ नहीं पा रहा है, यूट्यूब ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा है। तो इस चलते हम लोग हर दिन एक वीडियो अपलोड करके इसको 10 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। तो आज क्लास 3 है, देखेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज स्किप नहीं करते हैं। एनसीईआरटी का पूरा व्याख्या, नोट्स, एक्सप्लेनेशन साथ साथ में देख के चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। देखेंगे पहला सवाल, वुड के, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए 1854 में आप लोग जानते होंगे वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच आया था। डिस्पैच आया था कब आया था? 1854 में, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने ये सिफारिश की थी कि जो प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, लेकिन जो आपको आगे चल के हायर एजुकेशन है उसमें इंग्लिश की पढ़ाई जरूरी है। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। पहला कह रहा है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। बिल्कुल सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षणों पर जोर दिया। तो देखिए बिल्कुल दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। वुड डिस्पैच में महिला की शिक्षा पर भी और व्यावसायिक परीक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग पर भी फोकस किया गया था, याद रखेंगे। देखते हैं इसके व्याख्या को। देखिए 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो लंदन में बैठते थे, उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था। अतः इसके प्रत्युत्तर में कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने यानी कि नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा जुलाई 1854 में एक नीति पत्र जारी किया, जिसको वुड डिस्पैच कहा जाता है। वुड डिस्पैच किसके द्वारा जारी किया गया? तो चार्ल्स वुड के द्वारा जारी किया गया। चार्ल्स वुड कौन थे? चार्ल्स वुड थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजे हुए नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष। नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड, याद रखिएगा। नीति पत्र या घोषणा पत्र इसको कहा जाता है। वुड का नीति पत्र कहा जाता है, या वुड घोषणा पत्र भी इसको कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में भारत के भावी शिक्षा के लिए व्यापक योजना तैयार की, जिसमें भारत ने अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र के निम्नलिखित सिफारिश की, मतलब कौन कौन सी सिफारिश की, देखिए इसमें दिया हुआ है। उच्च शिक्षा का अंग्रेजी भाषा के माध्यम में दिए जाना बल, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। यह पहला था। महिला शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण पर सिफारिश की गई वुड डिस्पैच में, ये याद रखेंगे आप लोग। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसियों यानी कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
तो ये भी आपसे पूछेगा कि लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और बंबई यूनिवर्सिटी की स्थापना किस आपको इससे नीति पत्र से हुई थी? तो वुड डिस्पैच के नीति पत्र से हुई थी 1854 में, याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक परीक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। अतः अपशिष्ट विकल्प डी होगा, हमारा डी राइट आंसर है। तो याद रखेंगे, महिला शिक्षा पर भी जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा में देसी भाषा पर भी जोर दिया गया था, और लेकिन हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी भाषा को चुना गया था। आगे देखते हैं, मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपनी प्रसिद्ध मिनट्स कब जारी किया? मैकॉले, देखिए मैकॉले ने अपने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट्स कब जारी किया पूछ रहा है। देखिए मैकॉले ने एक बात कही थी, जब विलियम बेंटिक ने मैकॉले को बुलाया उस समय मतलब पाश्चात्य शिक्षा जो है ना, मतलब जो यूरोपियन शिक्षा है और जो हमारे वेद, जो हमारे देसी, जो मतलब देश के जो हमारे शिक्षा थे, दोनों में अनबन होती थी कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो विलियम बेंटिक ने मैकॉले को बुलाया था और मैकॉले बोला था कि यूरोप में किसी भी यूरोप के लाइब्रेरी में रखा हुआ एक अलमारी का किताब पूरे मुस्लिम और हिंदू के जितना भी ग्रंथ है उससे अच्छा है। मतलब बेइज्जती कर दिया था हम लोग का, तो मैकॉले कमेटी। और मैकॉले कमेटी कब आया था? तो मैकॉले कमेटी आप लोग याद रखिएगा, मैकॉले कमेटी इसका आंसर देखिए क्या है, 12 फरवरी 1836, 2 फरवरी 1835 या 1 फरवरी 1835। तो ये 12 फरवरी ही होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर छिड़े प्राच्य पश्चात विवादों को दूर करने के लिए विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिलिंग में से एक विधि सदस्य मैकाले को 1834 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का प्रधान नियुक्त किया, जिसका कार्य भाषा संबंधी विवादों पर अपना निर्णय प्रस्तुत करना था। मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को समानार्थ या मिनट प्रस्तुत किया, उसको मिनट कहते हैं, जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य को तीखी आलोचना की गई। मैकाले द्वारा प्रस्तुत समानार्थ की मुख्य सिफारिशों को गवर्नर जनरल बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार किया। भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया गया। देखिए, भारत में उच्च शिक्षा का जो माध्यम है अंग्रेजी को बना दिया गया, और पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा मतलब जो हम लोग की शिक्षा और पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न शिक्षा के बीच में जो मतभेद हो रहा था, उस मतभेद को क्लियर करने के लिए मैकॉले को बुलाया गया, और मैकॉले का जो एक्सेप्ट किया गया वो 7 मार्च 1835 को। लेकिन इसका जो भाषण हुआ था, मैकॉले ने जो अपना मिनट प्रस्तुत किया था, मतलब अपना भाषण प्रस्तुत किया था, वो 2 फरवरी को किया था दोस्तों। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी 1835 को किया था, याद रखिएगा। मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को अपना मिनट प्रस्तुत किया था। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो ये भी मैकॉले ने कहा था। मैंने आप लोगों को बताया कि बोला कि एक अलमारी का एक लाइब्रेरी में जितना किताब रखा है वो पूरे इंडिया और अरब के जितने भी मतलब किताब है उस पर भारी है। तो ये भी किसने कहा था? मैकॉले ने कहा था, याद रखिएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकॉले के मिनट्स द्वारा रखी गई थी। 1835 के मैकॉले के मिनट्स द्वारा रखी गई थी। मैकॉले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्त जो है भारत की एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकॉले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए अंधविश्वासियों का भंडार बोला था। मैकॉले ने भारतीयों को अंधविश्वास का भंडार बोला था। मैकॉले भारतीय के पश्चात शिक्षा का प्रचार के साथ साथ ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था
जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो, पर विचार, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो। यानी कि देखिए, अंग्रेजी शिक्षा थोप कर वो ऐसा माहौल बनाना चाहता था मैकॉले कि रंग से वो इंडियन हो, लेकिन सोच से क्या हो, अंग्रेज हो। याद रखिएगा। आगे चलेंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो 1835 के मैकॉले के मिनट्स के द्वारा रखी गई। याद रखेंगे। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? देखिए, वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? आधुनिक शिक्षा से भी था, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी से हुई थी, सामाजिक सुधार से नहीं था। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1854 में वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया। इसमें लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालय खोला गया और प्रावधान प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी इसी से की गई। तो हर प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी किससे की गई? तो 1854 के वुड डिस्पैच से। याद रखिएगा, 1854 के वुड डिस्पैच से। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1910 में, 1916 में, 1920 में या 1921 में? तो BHU की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी और पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी। याद रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत हुई थी। मतलब इसका एक्ट हुई था, इसका एक्ट का नाम है BHU एक्ट 1915। याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन स्थापना हुई थी 1916 में। हैदराबाद के निजाम के पास चले गए थे और हैदराबाद के निजाम के पास बोले कि हमको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाना है, आप हमको चंदा दीजिए। तो हैदराबाद का निजाम तो जानते ही है, थोड़ा सा टेढ़ा आदमी था। बोला कि हिंदू विश्वविद्यालय बनाना है, हमसे चंदा मांग रहा, भागो यहां से। तो लेकिन मदन मोहन मालवीय जी भी जिद्दी थे, अड़ गए कि देवे कीजिए, देवे कीजिए, देवे कीजिए। तो लास्ट में वहां पे एक कहानी है कि मतलब निजाम क्या करता है, अपना चप्पल खोल के फेंक देता है, मारता है मदन मोहन मालवीय जी को। और मदन मोहन मालवीय जी इतने ज्ञानी आदमी थे, सोचिए कि उसके चप्पल को लेके चले जाते हैं सड़क पे, उसको नीलाम कर देते हैं कि निजाम का चप्पल है। तब निजाम घबरा जाता है, बोलता है कि लाओ लाओ मेरा चप्पल वापस लाओ, हम तुमको दहेज नहीं दान देते हैं, चंदा देते हैं। चलिए आगे चलेंगे। और इसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी ने अपना सुप्रसिद्ध पहला भाषण दिया था। याद रखिएगा, ये भी पूछता है, तो गांधी जी एंट्री मार दिए थे। 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 करा 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हेनरी विलियम डेरिजियो ने, डेविड हेयर ने, जोनाथन डंकन ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा? तो देखिए, इनकी स्थापना जो है आपको जोनाथन डेविड हेयर ने की थी और राधाकांत देव ने की थी। तो राजा राम मोहन राय भी इस स्थापना से जुड़े थे। तो विलियम डिजेरियो इसमें नहीं हो जाएगा, डेविड हेयर याद रखिएगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में जो हो जाएगा, डेविड हेयर हो जाएगा। और इसमें राजा राम मोहन राय भी इसमें इससे जुड़े हुए थे। राधाकांत देव अक्सर इसमें पूछता है, तो इसमें देखिए राधाकांत देव नहीं पूछा, लेकिन कलकत्ता का जो है आप राधाकांत देव याद रखिएगा। राधाकांत देव हमेशा आपसे पूछता है, लेकिन बीपीएससी इसमें राधाकांत देव ना देके कुछ और दे दिया है। तो डेविड हेयर याद रखिएगा। डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता में विश्व हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किससे की गई है, यह पूछ रहा है। तो देखिए, फोर्ट विलियम की जो स्थापना है 1802 में भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक शोध के लिए की गई थी। भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक शोध के लिए ऑप्शन बी कह रहा है 1802 में भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए की गई थी।
1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, या 1800 ईस्वी में सिविल सेवा में भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित देने के हेतु की गई थी? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स की जो सर विलियम जोन्स द्वारा फोर्ट विलियम्स की स्थापना की गई थी, किसके समय की गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली के समय की गई थी, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली के समय। और इसके चलते जो सिविल सेवा में तैयारी हो सके, भारतीय भाषा में भी मतलब पढ़ाई हो सके, इस चलते की गई थी। आइए देख लेते हैं इसको। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के गठन से संबंधित कानून प्रशासनिक विनियम 10 जुलाई 1800 ईस्वी को स्वीकृत हुए, जब कॉलेज की औपचारिक स्थापना 4 मई 1800 ईस्वी को हुई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा में शिक्षा देना, याद रखिएगा। तो कलकत्ता में जो विलियम्स आपको फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की गई थी, वो ब्रिटिश जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें भारतीय भाषा में और फारसी भाषा में शिक्षा देने के लिए की गई थी। आगे चलते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। इसमें आपको 15 अगस्त 1905 को है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई, ठीक है। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। आधिकारिक अभिलेखों एवं प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना का सही तिथि 11 मार्च 1906 है, ना कि 15 अगस्त 1906। तो इसमें 15 अगस्त 1906 दिया हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर होगा आयोग के क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन जो ओरिजिनल डेट है वो 11 मार्च है, याद रखिएगा, 11 मार्च 1906 है, याद रखेंगे, ठीक है। 11 मार्च 1906 में क्या हुआ था? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। आगे चलेंगे। देखिए 1885 ईस्वी में क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, बीपीएससी टीआरई का जो री एग्जाम हुआ था, बीपीएससी का री एग्जाम जो हुआ था 1820 में 2020 में, 1800 ईस्वी में चले जाते हैं। 1885 में डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भिन्न उद्देश्य में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था? देखिए कौन 4 उद्देश्य दिया हुआ है, इसमें से एक ऐसा उद्देश्य को चुनना है जो नेशनल कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था, याद रखेंगे। तो ए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए कह रहा है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। ऑप्शन बी कह रहा है देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपात की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। अच्छा, तीसरा है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति के महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। देखिए ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे। ये भी नहीं होगा। जब 1885 में कांग्रेस बना था ना, तो उस समय लोगों के हित, उतना सामाजिक कार्य और हित की चर्चा नहीं थी। इसमें ये चर्चा ही बस यही था कि हमारी भी कुछ बात सुन ली जाए। मतलब होता है ना कि जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है उसमें हमको भी एक हिस्सा मिल जाए, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे।
देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपात की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्व सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना और यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किसी दिशा में और किसी आधार पर कार्य करें। ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दे को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से उठाए जाने का प्रावधान की व्यवस्था नहीं थी। तो इसमें देखिए सी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डी इसमें हो जाएगा, डी सही होगा, याद रखिएगा, डी इसमें सही होगा, सी गलत होगा। ठीक है, सी गलत होगा। और आपको देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, यह भी सही होगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें देखिए जो जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद ये देखा गया कि एक शीर्ष नेतृत्व की कमी है और सब लोग एक दूसरे से बटे हुए हैं, इस चलते युद्ध हार गए हैं। तो कांग्रेस की स्थापना का ये भी एक रीजन हो जाएगा। चलिए, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। इसमें शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की? सैंडलर आयोग की स्थापना कब की? तो 1917 में। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? 1917 में हुई सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की। देखिए सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, उसमें शिक्षा संबंधित था। वर्ष 1917 में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के संभावनाओं का अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसने अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके आयोग से यह विचार था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा ठीक नहीं हो पा रहा है। तो देखिए मतलब सैडलर आयोग जो है 1904 में आपको आया था। देखिए सैडलर आयोग जो 1904 में जो आपको विश्वविद्यालय अधिनियम जो था उसकी निंदा करता है और यह बताता है कि जो आपको मतलब अगर प्राथमिक को अगर ठीक करना है, विश्वविद्यालय शिक्षा को ठीक करना है तो प्राथमिक को भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सैडलर आयोग 1917 बस याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1784 में किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1884 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। इस संस्थान के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ का क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो है कलकत्ता के में एशियाटिक सोसाइटी बनाया गया था जिसमें जितने सारे ग्रंथ थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था। बेसिकली इसका ये था कि हम लोग भारतीयों को समझें, इनका इतिहास क्या है, इनका सोचना क्या है, सोचने का सोर्स क्या है। ये लोग राज करना चाहते थे, इसलिए राज करने के लिए पढ़ना चाहते थे। चलिए आगे चलेंगे। देखिए भारत में अब है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। प्रेस का विकास भारत में कैसे कैसे हुआ? अब तो भारत गोदी मीडिया बन गया है, लेकिन उस समय का जो प्रेस था काफी प्रखर होता था और अंग्रेजों के विपक्ष में काफी कुछ लिखता था। भले उनको जेल हो जाए, कोड़े पड़े, लेकिन लिखा करते थे, जो देश के आजादी में समझिए कि बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए चौथा पिलर कहा गया है लोकतंत्र का प्रेस को। लेकिन आज लोग गोदी हो गए, गोदी में बैठ गए जाके। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, तो भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट पारित किए गए। कब कब एक्ट आया भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए? कब कब एक्ट लाया गया ये पूछ रहा है। देखिए तो 1878 में देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था।
1908 में भी देखिए मॉर्ले मिंटो, जो उस समय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में, तो 1909 से एक साल पहले ही क्या किया गया था, तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड मिंटो। तो 1909 भी हो जाएगा, 1909 इन दिनों में तो है ही नहीं, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। 1835, 1867, उसके बाद 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और 1800 ये आपको 1908। आइए देख लेते हैं, सरकार की दमनकारी नीतियों को उजागर करने वाले समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान हुआ। इसके पश्चात प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 में आया, पारित किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम कब आया, 1867 में आया, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए वाइस रॉय लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या होता था, तो स्थानीय भाषा पर मतलब अखबार छापने की मनाही कर दी गई थी, कि मतलब आप अपने बंगाली में, हिंदी में, भोजपुरी में, उर्दू में आप नहीं छाप सकते हैं, क्योंकि जो पत्र के माध्यम से लोगों तक आवाज पहुंचाते थे और इनकी नीतियों को उजागर करते थे। तो याद रखिएगा, इसी में एक अमृत बाजार पत्रिका है, अमृत बाजार पत्रिका थी। अमृत बाजार पत्रिका थी जिसको रातों रात बदल दिया गया था, रातों रात इसको क्या किया गया था, तो बंगाली भाषा से इसको इंग्लिश में चेंज कर दिया गया था, इंग्लिश में इसको चेंज कर दिया गया था। और शिशिर कुमार घोष जो थे इसके संपादक थे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद आया आपको क्या, देखिए लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित किया गया था, एक आपको अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण एक्ट लाया था, ठीक है, जिसके तहत ऐसा किसी भी प्रशासन को जब्त करने का अधिकार होगा जो सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप करेगा। चलिए अगला, तो 4 बार आया, कब कब आया, 4 बार देखिए आया 1835 में, सबसे पहले 1835 में, उसके बाद आया आपको 1867 में, उसके बाद आया आपको 1878 में, ठीक है, और उसके बाद आया आपको 1908 में। तो 4 बार प्रतिबंध लगाया गया है प्रेस पर अंग्रेजी शासन में। आगे चलेंगे, और देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद किसने किया, तो लॉर्ड रिपन ने बंद किया, याद रखिएगा। लागू किया लॉर्ड लिटन ने, लेकिन उसको हटाया किसने, तो लॉर्ड रिपन ने उसको हटा दिया, जो कि एक उदार वायसरॉय थे 1882 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगता है, 1878 में लगता है, और 1882 में 4 साल के बाद क्या होता है, इसको रद्द कर दिया जाता है, इसको रद्द कर दिया जाता है किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, और लगाया जाता है किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन ने ही कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, कैसरे हिंद की उपाधि दी थी किसको, तो महारानी को। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया और भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया था, लॉर्ड लिटन ने। कार्यकाल इसका 1876 से 1880 था, और इनका जो लॉर्ड रिपन का था, इनका था 80 से 84, 1880 से 84। इस अधिनियम को मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इस अधिनियम का सबसे घिनना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया, और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा किसी जिले का कोई मजिस्ट्रेट या किसी नगर का प्रेसिडेंसी के पुलिस आयुक्त, जिसका स्थानीय अधिकार सीमा के अंतर्गत कोई समाचार मुद्रित तथा प्रकाशित किया जाता है, यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा में समाचार पत्र यानी कि बंद पत्र बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवा ले, ताकि कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छपेगी जो सरकार का विरोधी मतलब काम करे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही था कि जितने भी प्रेस थे उससे बॉन्ड साइन करवा लेता था कि तुम सरकार के विपक्ष में नहीं बोलोगे, अगर बोलोगे तो तुमको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा, तुम्हारे प्रेस को आग लगा दिया जाएगा।
याद रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड लिटन द्वारा कब किया गया था? 1878 में, ठीक है। इसे गैंगीन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल, इसको गैंगीन अधिनियम के भी रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, बिल्कुल सही, तीनों का तीनों सही। 1 2 3 ए आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए, वही चीज है, जितनी बातें हम बता दिए वही चीज है, बस इसमें देखिए एक चीज आपको एडिशनल मिलेगा, इसको गैंगीन एक्ट भी कहा जाता था, याद रखिएगा। गैंगीन एक्ट का उपनाम दिया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैंगीन एक्ट का उपनाम दिया गया था। आगे चलेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए थे। यह किस वर्ष आया था? 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करता था? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, ये तो गांधी जी के द्वारा निकाला गया साप्ताहिक आपको ये था। देखिए, लीडर जो है ये आपको उदारवादी विचारधारा प्रकट करता था। एक बार पढ़ लेते हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 3 दल थे ना, एक थे नरम दल, एक थे गरम दल और एक थे आपको उदारवादी दल। तो उदारवादियों के जो नीति थी उनको लीडर पत्रिका प्रचार करता था। फ्री प्रेस जर्नल 1828 में एस सदानंद द्वारा स्थापित एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन मुंबई में किया गया था। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द लीडर की स्थापना हुई। वह उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार किया करते थे। तो याद रखिएगा, जो द लीडर जो था मदन मोहन मालवीय जी की पत्रिका थी और एक उदारवादी पत्रिका थी। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो था दोस्तों, वो आपको उदारवादी नहीं, मतलब राष्ट्रवादी नहीं था। जो टाइम्स ऑफ इंडिया था ना, वो अंग्रेजों का चाटुकारी करता था। मतलब आज जैसे गोदी मीडिया है, वैसे उस समय गोदी मीडिया कौन था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया था। लेकिन आज के डेट में यह अखबार बहुत अच्छा है, टाइम्स ऑफ इंडिया काफी अच्छा बुक है, न्यूज़पेपर है। चलिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, ना कि राष्ट्रवादी था। द हिंदू, द बंगाली और मराठा प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। देखिए, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। वही क्वेश्चन पूछ दिया है, जिसके चलते क्या हुआ था? सर विलियम जोन्स ने, जिसमें क्या किया गया था? तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जितने भी मतलब आपको जो यहाँ के ग्रंथ हैं उनका अनुवाद कराने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा। चलिए, वही सब क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट यहाँ पे कर दिया है। ये बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा हुआ है, टीआरई में। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो ये आपको विलियम जोन्स ने। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे? देखिए, मुद्रण यंत्र को, यानी कि करेंसी वाला, जो आपको जो नोट वाला जो करेंसी होता है उसको छापने वाला कौन लाया था? तो पुर्तगाली लोग लाए थे। प्रिंटिंग प्रेस भी यही लाए थे और करेंसी प्रेस भी यही लोग लाए थे, याद रखिएगा। राष्ट्रवादी के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था? राष्ट्रवादी का जो, देखिए, द इंडियन नेशन जो है, द इंडियन नेशन, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा। देखिए, द इंडियन नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था जो न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया जाता था। इस दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1931 में प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे।
द इंडियन नेशन कहां से प्रकाशित होता था? पटना से। कब हुआ था? 1931 में। 2 बार बीपीएससी टीआरई 2003 में पूछ लिया है, 2023 में। भारत की मीडिया को नियंत्रित करने वाला एक्ट कब पारित किया गया? वही क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है। 1835, 67, 78 और 1908 ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत रिपीटेड है, ऐसे रिपीटेड देखने को नहीं मिला था। वही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, देख लेंगे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है तारकनाथ दास ने किया था। उत्तरी अमेरिका के द्वीप वैंकूवर में, यानी कि कनाडा में है अभी, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक मासिक पत्रिका जर्नल तारकनाथ दास ने शुरू किया था, याद रखिएगा। किस अखबार, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभवतः भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? हमारे देश के भावी सांसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अल्पकालीन परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। तो ये किसने लिखा था? देखिए क्या है, हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। अकल्पनीय भलाई की परिणाम की ओर ले जाएगा। ये किसने लिखा था? तो ये द इंडियन मिरर ने लिखा था दोस्तों, याद रखिएगा। द इंडियन मिरर ने यह लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में उपयुक्त लेख जो है द इंडियन मिरर ने अपने अखबार में 1886 में के अंक में लिखा था, याद रखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली और हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों का नाम सही, इसको मिलाने के लिए बोल रहा है। तो सुधारक देखिए किसका था? ये गोपाल कृष्ण गोखले का था। गोपाल कृष्ण गोखले का था, याद रखिएगा। बंगाली जो था आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था बंगाली, ठीक है। केसरी और मराठा जो था ये तिलक का था। केसरी और मराठा किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था, याद रखिएगा, ठीक है। और क्या बच गया? चलिए देख लेते हैं, एक बार इसमें देख लेते हैं। द हिंदू किसका था? सुब्रमण्यम अय्यर जी का। द हिंदू के संपादक कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। द बंगाली के कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। आगे, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करिए। देखिए मिलाने के लिए बोल रहा है। इंडियन ओपिनियन देखिए महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। बंगाली हो जाएगा आपको बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फ्री हिंदुस्तान हो जाएगा तारकनाथ दास और वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा दादा भाई नरोजी। तो 1 का डी देखिए, 1 का डी इसी में है। 2 का ए नहीं, अच्छा यहां भी है 2 का ए, ये वाला हो जाएगा। देखिए 2 का ए, अब मिला लीजिए। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी और द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद रखिएगा, दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्होंने क्या किया था? इकोनॉमिकल ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया था। इसने ये बताया था कि मैंने झोपड़ा देखा है लंदन में और झोपड़े से महल बनते भी देखा है। तो किस तरह अंग्रेजी शासन जो है गंगा नदी में ऐसे एक स्पंज को डुबा रही है और थेम्स नदी में निचोड़ ले रही है। कहने का मतलब है कि जितना भी मतलब इकोनॉमी यहाँ से पैसा कैसे कैसे करके आगे खत्म कर रही है। चलिए, तो ये था आपका ये चैप्टर। अब एक और चैप्टर आज हम लोग देखेंगे, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कितना मिनट हुआ? आगे अब यहां से शुरू करते हैं। 39 मिनट हुआ।
चलिए आगे देखते हैं। अब इसके आगे आगे देखिए, आगे हमारा कह रहा है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यहां से एकदम प्रश्न बनता ही है। हालांकि सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। आइए देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। पहला क्वेश्चन ही कह रहा है हमारा, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो देखिए, बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया, नगरीय उच्च जातियों को आकर्षित किया, उदार राजवाड़ों को भी आकर्षित किया, लेकिन निर्धन या साधारण वर्ग को आकर्षित नहीं किया। याद रखिएगा, जो गरीब थे या साधारण वर्ग के लोग थे उनको आकर्षित नहीं किया। धार्मिक और सुधार आंदोलन याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 किसमें है? 1, 2 और 4 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सुधार सामाजिक सुधार आंदोलनों के भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों में बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों के उदार राजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। याद रखिएगा। फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी जो थे वो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे, याद रखिएगा। देखिए, फराजी या फरैजी इनको कहते हैं, फरैजी या फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरियतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल में अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। 1800 ईस्वी से लेकर 1862 का समय फराजी आंदोलन का मुख्य चरण था, किंतु यह आगे चल के भी जारी रहा। इससे गति मंद पड़ गया। तो फराजी आंदोलन याद रखिएगा किसने शुरू किया था? तो हाजी शरियतुल्लाह ने। और हाजी शरियतुल्लाह नहीं रहे तो दादू मियां भी याद रखिएगा, दादू मियां इन्हीं के बेटे थे। वही क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? तो हाजी शरियतुल्लाह। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो कलकत्ता के सैयद अमीर अली, अलीगढ़ से सर सैयद अहमद खान, पटना के सर हसन इमाम या जौनपुर के करामत अली। तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर के कलामत अली ने ही ढाका में क्या किया था? 1893 में तायूनी आंदोलन चलाया था। याद रखिएगा, फराजी आंदोलन के विरोध में, फराजी आंदोलन के विरोध में तायूनी आंदोलन चलाया था जौनपुर के करामत अली ने। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया था। याद रखिएगा। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 में हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल तथा इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच में मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। नोट, तरायूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 ईस्वी में हुआ था, ना कि 1893 में। 1893 वहां पे छप गया है। इस आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अब देखिए, बीपीएससी का तो एक आध क्वेश्चन गलती रहता ही है, तो समझ ही रहे हैं कारण पैसा कमाना। आगे, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माना जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव भारत का पैगंबर,
प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी कहा जाता है। इतनी सारी उपाधि थी राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन रॉय के ही प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था, याद रखिएगा। एक बहुत दिलचस्प कहानी है, लेकिन हम मजबूर हैं वो कहानी नहीं सुनाने के लिए, क्योंकि हम लोग घटना चक्र का सीरीज कर रहे हैं और ये मुझे बोरिंग लग रहा है दोस्तों। ये घटना चक्र को लाइन बाय लाइन कराना बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि उसमें कुछ एक्सेप्शनल हम आप लोग को समझाने के लिए बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं तो फिर समझिए कि क्वेश्चन का जो वीडियो का जो लेंथ है ना, एक एक मतलब जो वीडियो हम लोग 1 घंटा का अपलोड कर रहे हैं वो 2-2 घंटा का अपलोड हो जाएगा, और अभी एग्जाम का टाइम करीब है। चलिए कोई बात नहीं, किसी और क्लास में करेंगे। और इसको हम लोग आगे जारी रखना है कि नहीं रखना है वो आप लोग के लाइक्स पे डिपेंड करेगा, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इसको जारी रखना है कि क्या पैटर्न बदल के कुछ और लाया जाए। अगला सवाल, लाया तो जाएगा, कुछ ना कुछ आप लोग के लिए लाते ही रहेंगे। आप लोग के पढ़ाई के लिए इंद्राणी जीएस एकेडमी हमेशा तत्पर रहेगी, लेकिन क्या बेहतर हो सके, कम समय में क्या बेहतर हो सके, उसके लिए आप लोग को बताना है, फीडबैक देना है। नव भारत का पैगंबर किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित में से आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1815 में। 1815 में। देखिए, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार किया कि हिंदुओं, राजा राम मोहन राय बचपन में उनकी मूर्ति पूजा में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपने पिता को बोला कि मैं भगवान में नहीं मानता हूं, मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूं। तो उस समय बाल बच्चा होता था 7-8 बाल बच्चा होता था उस समय। तो उनके पिताजी ने उनको भगा दिया कि अगर तुम धर्म को ही नहीं मानोगे तो तुम घर में रह के करोगे क्या, तुम निकलो। तो वो अपने भैया भाभी के पास पटना चले आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करने लगते हैं। उसी समय इनकी भैया की मृत्यु हो जाती है और उनके भाभी को सती कर दिया जाता है, जिससे इनका मतलब समझिए कि तिलमिला जाते हैं राजा राम मोहन राय, और ये सोचते हैं कि जैसे मेरी भाभी की जान ले ली गई ये खराब रीति के कारण, इसके कारण कितनी बहू बेटियां और बहनों को जान देनी पड़ती होंगी। तो अपने पत्रों में, पत्रिकाओं में, किताबों में इतनी घोर आलोचना करते हैं हिंदू धर्म में जो नरबली प्रथा है, जो विधवा विवाह है, और मतलब विधवा विवाह, पुनर्विवाह और सती प्रथा पे मतलब कुरीतियां जितनी भी हैं उस पे घोर आलोचना करते हैं, याद रखिएगा। जिससे विलियम बेंटिक का हृदय पिघल जाता है और वो एक्शन लेने पे मजबूर हो जाता है। देखिए, सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों में एक ब्रह्म का उद्देश्य दिया है, यानी एक ईश्वरवाद के सपोर्टर थे, मतलब बोलते थे कि एक ही ब्रह्म है, वही मतलब ब्रह्मा नहीं, एक ब्रह्म। इसके समर्थन में उन्होंने वेदांत ग्रंथों वेदांत सूत्र, वेदांत सार आदि और 5 मुख्य उपनिषदों का बंगाल भाषा में अनुवाद भी किया था, याद रखिएगा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। गलत दिया हुआ, ऑप्शन चारों गलती है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज के नाम से एक नई समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोग की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। ब्रह्म समाज में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांड को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत के पर विचार किए बिना ही मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया, जिसे दिए गए विकल्पों में कोई एक भी विकल्प सही नहीं है। और ये 1996 का क्वेश्चन है, तब ऑप्शन ई नहीं होता था। तो पहले गलती तो शुरू से करता आ रहा है बीपीएससी।
लेकिन उस समय ऑप्शन ई नहीं था, फिर बाद में ऑप्शन ई भी डाल दिया। चलिए, मतलब बोला कि हम गलती करना नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। अगला, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती प्रथा को किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 में, सती एबोलिशन एक्ट के द्वारा। सती एबोलिशन एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। और इसको 1830 में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। बंगाल में आपको 1829 के नियम 17 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था, हत्या का चार्ज लगा दिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो आचार्य केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आत्माराम पांडुरंग। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्थान से 1886 में जुड़े थे। इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य जो है, जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष का विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। तो प्रार्थना समाज में बाद में महादेव गोविंद रनाडे भी आके जुड़े थे, लेकिन इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंगा ने। किनकी प्रेरणा से की थी? तो आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंगा ने। अब इसमें आपको बहुत रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें व्याख्या ज्यादा नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। नव हिंदूवाद, देखिए नव हिंदूवाद क्वेश्चन पूछ रहा है। 19वीं शताब्दी के उत्कर्ष में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, याद रखिएगा। 1893 में इन्होंने आपको वर्ल्ड शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। और 1893 में देखिए शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, सम्मेलन हुआ था। वहां जाके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका करके अपना प्रसिद्ध भाषण दिए थे स्वामी विवेकानंद। तो पहले जो हिंदू धर्म को ना सांप सपेराओं का देश माना जाता था, ऐसा बोला जाता था कि ये लोग बस जादू टोना करने वाले लोग हैं, लेकिन इनके ये भाषण से, शिकागो वाले भाषण से उन लोग को पता चला कि हिंदू धर्म का क्या जलवा है। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विश्वास अध्ययन किया, अपने गुरु की शिक्षा की व्याख्या की। देखिए उनके शिक्षा के व्याख्या का जो श्रेय है स्वामी विवेकानंद को जाता है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद ने नवीन हिंदू धर्म यानी कि नियो हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। अठारह में वह शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भी भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म को इस पक्ष से मुझे मत छोड़ो कि बहुत भर्त्सना की,
इसके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया है। वह निर्धनों के धनिक वर्गों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर की मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों के द्वारा नई पीढ़ी को अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। तो मतलब देखिए बहुत कुछ काम किया हिंदू धर्म के लिए। बोला कि जो गरीब है पहले उनकी गरीबी दूर की जाए, तब उनको कर्म कांड और पूजा पाठ के बारे में बताया जाए। आगे 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिकता दिशा के किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई? राष्ट्रवाद की आध्यात्मिकता दिशा अत्याधुनिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई थी? तो ये भी राजा आपको स्वामी विवेकानंद द्वारा। देखिए स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद जो औपनिवेशिक शासन और जनता की व्यापार, गरीबी और पीड़ा के दौरान पैदा हुआ, भारतीय आध्यात्मिकता पर आधारित था। अगला दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो है वो क्या है? आर्य समाज है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। आइए इसको पढ़ लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती यानी कि मूल शंकर ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्धि रूप को पुनः स्थापित करना। आर्य समाज में आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों पर प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज की अत्यधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा, वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था दयानंद सरस्वती ने। इनका मूल नाम था क्या? तो आपको मूल शंकर। और 1875 में आपको आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और जो इसका हेडक्वार्टर था वो लाहौर था, याद रखिएगा, लाहौर इसका हेडक्वार्टर था। देखिए 1893 में आर्य समाज दो गुट में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक बना, जबकि दूसरा गुट आपको पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी बन गया। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा मुंशी राम और लेखराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय तथा हंसराज, ये लोग थे जो प्रमुख थे। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखेंगे किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में 1873 में अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंड ब्राह्मणों और उनके उदारवादी ग्रंथों पर निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था, याद रखिएगा। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो नारी आंदोलन जो है वो ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम एचपी ब्लैटवस्की ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की मैडम एचपी ब्लैटवस्की ने, याद रखिएगा। कर्नल एक अधिकारी थे, एक अमेरिकी अधिकारी थे, कर्नल अलकॉट और विलियम कॉन जज द्वारा, और लेकिन मेनली मैडम ब्लैटवस्की थी, एचपी ब्लैटवस्की।
चलिए वही क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लाटवस्की। अब देखिए मिलाने के लिए बोल रहा है, प्रार्थना समाज क्या हो जाएगा, आत्माराम, आत्माराम पांडुरंगा, ठीक है। यंग इंडिया हो जाएगा महात्मा गांधी। सत्यशोधक समाज हो जाएंगे आपको, सत्यशोधक समाज आपको हो जाएगा ये इनके गुरु, गांधी जी के गुरु जो थे, गांधी जी के गुरु जो थे, क्या नाम था इनका, देखिए ऑप्शन में होगा, गोपाल हरि देशमुख, नेरोजी, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले हो जाएगा, सत्यशोधक समाज हो जाएगा ज्योतिबा फुले। और रहनुमाई मजदायन जो हो जाएगा आपको नेरोजी फुरदोलन हो जाएगा, याद रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख। नाई धोबी, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में लाया गया था। कहां किया गया था ये, तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था सन 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। तो नाडार, याद रखिएगा, 6 जून 1899 को तिरुनेलवल्ली तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नाडार समुदाय के लोगों ने लंबे समय तक मंदिर में पूजा के अधिकार मांग रहे थे। मांग नहीं पूरे होने पर नाडार और मरावर समुदाय के मध्य शिवकाशी जिले में भयानक दंगे हो गए थे। तो नाडार समुदाय के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, जिसके चलते दंगे हुए थे, याद रखिएगा, 1899 में। शारदा मणि कौन थे, तो शारदा मणि जो थी ना, वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस जो थे विवेकानंद के गुरु थे, याद रखिएगा, ठीक है। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, उनका विवाह रामकृष्ण परमहंस से हुआ था लगभग 5 वर्ष की आयु में। 5 साल की थी तभी उनका शादी हो गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है, जिनका नाम है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था। आगे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 में, 1870 में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे 1870। अगला, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, याद रखिएगा। भारत सेवक समाज, अगला सवाल है, भारत सेवक समाज, इसी को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं। इसकी स्थापना की थी कब, तो किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चलिए, तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो हम लोगों ने आज देखा, प्रेस का विकास। आज का सेशन थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो इस यहाँ से ये पार्ट जो है धार्मिक सुधार आंदोलन जो है और आधुनिक प्रेस का विकास जो है आपको, और शिक्षा का विकास में वुड डिस्पैच, ये सब हम लोगों ने देखा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।